क्या आप जानते हैं कि यूरोप के दिल में मौजूद एक ऐसा मुल्क भी है जो बज़ाहिर गरीब है, मगर इसकी गलियां, पहाड़ और शहर हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये है बुल्गारिया। तकरीबन 1,11,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये मुल्क यूरोप के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है, लेकिन इसके बावजूद ये सयाहों के लिए एक खामोश कशिश रखता है। खूबसूरत कुदरती मनाजिर, कदीम दास्तानों से भरी तारीख और एक ऐसी सकाफत जो हर कदम पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है, यही बुल्गारिया की असल पहचान है। सदियों तक ये खित्ता मशरिक और मगरिब के दरमियान एक कुदरती पुल बना रहा, और जहां रास्ते मिलते हैं वहां ताकतें भी आती हैं। इसीलिए इस सरजमीन पर एक नहीं बल्कि कई तहजीबों ने अपनी हुक्मरानी कायम की। थ्रेशियन, स्लावी अक़वाम, बाज़ंतीनी सल्तनत और फिर सदियों तक उस्मानियों की हुक्मरानी। हर दौर बुल्गारिया पर अपनी अलग मोहर छोड़ गया। 14वीं सदी में बल्कान की उस्मानी फतह तारीख का वो मोड़ था जिसने इस खित्ते की तकदीर बदल दी। बुल्गारिया और इसके आसपास के इलाके उस्मानी सल्तनत के ज़ेरे असर आ गए। अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए उस्मानियों ने हज़ारों तुर्क ख़ानदानों को यहाँ आबाद होने की तरगीब दी। इसी फैसले का नतीजा है कि आज भी बुल्गारिया में बुल्गारियन तुर्क कहलाने वाली एक नुमाया और गहरी जड़ों वाली आबादी मौजूद है। लेकिन अगर हम वक्त की रफ्तार को और पीछे ले जाएं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। थ्रेशियन और दीगर हिंदू यूरोपीय अक़वाम इस सरजमीन की कदीम तरीन बड़ी तहजीबों में शामिल थीं। ये वो लोग थे जो इस खित्ते में उस वक्त तक रहे जब तक कि तकरीबन 400 कबल मसीह में सिकंदर आज़म इन इलाकों में दाखिल नहीं हो गया। कदीम मौर्रिख हेरोडोटस के मुताबिक थ्रेशियन एक ज़माने में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कौम थे। इनसे आगे सिर्फ हिंदुस्तानी थे। लेकिन ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। सिकंदर की फतूहात के बाद ये कौम आहिस्ता आहिस्ता रूमी सल्तनत में जम हो गई और फिर तारीख के धुंधलुकों में खो गई। हत्ता कि थ्रेस का नाम भी आज इन्हीं लोगों की खामोश यादगार है। 19वीं सदी के आखिर तक उस्मानी सल्तनत अपनी ताकत खो चुकी थी। बल्कान की कौमों ने इस कमजोरी को एक मौका समझा। बुल्गारिया भी पीछे नहीं रहा। रूसी सल्तनत की मदद से यहाँ कौमी आज़ादी की तहरीक उठी और बिलाखिर 1908 में बुल्गारिया एक मुकम्मल आज़ाद रियासत बन गया। पहली जंग अज़ीम में बुल्गारिया उस्मानी सल्तनत के साथ खड़ा था। दूसरी जंग अज़ीम में ये जर्मनी का इत्तेहादी बन गया। लेकिन तारीख ने किसी एक का साथ नहीं दिया। दोनों जंगों का अंजाम बुल्गारिया के लिए शिकस्त पर ख़त्म हुआ। 1980 की दहाई में बुल्गारिया एक बार फिर दुनिया की नज़रों में आया, मगर इस बार वजह खूबसूरती नहीं थी, बल्कि तुर्क अक़लियत के खिलाफ ज़बरदस्ती हम आहंगी की एक सख्त और ज़ालिमाना पॉलिसी। ये वो दौर था जब शनाख्त, नाम और मजहब सब खतरे में डाल दिए गए। दुनिया के मशहूर वेट लिफ्टर नईम सुलेमान ओगलू और उनका ख़ानदान भी इन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से महफूज न रह सके। उस वक्त की बुल्गारियन हुकूमत का कहना था कि गैर मुल्की तसल्लत के स्याह दिन दोबारा नहीं आने चाहिए, और ये कि बुल्गारिया सिर्फ नस्ली बुल्गारियों का मुल्क होना चाहिए। नतीजा ये निकला कि वहाँ रहने वाले तुर्कों को अपने नाम बदलने, मजहब छोड़ने या मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। बहुत से लोग ज़बरदस्ती निकाल दिए गए और बहुत से खामोशी से तुर्की की तरफ रवाना हो गए। तुर्की फौजी मुदाखलत से कासिर होने के बावजूद सिफारती रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हुआ। तुर्की के वज़ीर आज़म ने बुल्गारिया पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम लगाया और इसके रहनुमा का मुवाजना एडोल्फ हिटलर से किया। वज़ीर आज़म तुर्गुत ओज़ाल ने भी बुल्गारियन तुर्कों के साथ होने वाले सलूक की शदीद मज़म्मत की। बिलाखिर 1989 में लाखों तुर्क ख़ानदान सब कुछ पीछे छोड़कर पनाहगुज़ीन बन गए और तुर्की दाखिल हो गए। ये हिजरत सिर्फ लोगों की नहीं थी, बल्कि बुल्गारिया की मईशत की भी थी। इस बड़े पैमाने पर नकले मकानी के बाद बुल्गारिया शदीद माशी बहरान में चला गया। हकीकत यह है कि तुर्क अक़लियत मुल्क की बहुत सी इंडस्ट्रीज़ की रीढ़ की हड्डी थी। 2007 तक बुल्गारिया मुसलसल माशी बहरानों का शिकार रहा। इसी साल ये यूरोपीय यूनियन का रुकन बना और तब जाकर मईशत ने सांस लेना शुरू किया। आज बुल्गारिया एक पार्लिमानी जमहूरियत है, लेकिन इसके बावजूद ये अभी भी यूरोपीय यूनियन के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। जंगों के नुकसानात और नस्ली बेदखलियों ने इसकी तरक्की पर गहरे जख्म छोड़े हैं।
آج ترکی اور بلغاریہ کے درمیان مضبوط تجارتی تعلقات موجود ہیں۔ ترکی بلغاریہ کو ایندھن، تانبا، پلاسٹک، مشینری اور سٹیل برآمد کرتا ہے، جبکہ بدلے میں تیل دار بیج، لکڑی اور پھل برآمد کرتا ہے۔ بلغاریہ کا دارالحکومت صوفیہ آج یورپ کے نمایاں مقامی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں دنیا بھر سے طلباء آتے ہیں اور اس کی تاریخی بلڈنگیں اور عجائب گھر آہستہ آہستہ دنیا کی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کبھی بلغاریہ جائیں تو صوفیہ سے تقریباً 117 کلومیٹر جنوب میں واقع رلا خانقاہ ضرور دیکھیں۔ یہ بلقان کی سب سے بڑی آرتھوڈاکس خانقاہ ہے اور یونیسکو کے عالمی وراثت میں شامل ہے۔ مذہبی لحاظ سے تقریباً 90% بلغاریہ کے لوگ عیسائی ہیں، جن میں اکثریت مشرقی آرتھوڈاکس چرچ سے تعلق رکھتی ہے۔ عیسائیت کے بعد اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے۔ زیادہ تر مسلمان پوماک کہلاتے ہیں، جو نسلی طور پر بلغارین ہیں اور صدیوں پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بلغاریہ کی سرکاری زبان بلغارین ہے، جسے سیریلک رسم الخط میں لکھا جاتا ہے اور اسے سیکھنا کافی مشکل سمجھا جاتا ہے۔ صوفیہ کی آبادی تقریباً 15 لاکھ ہے، جبکہ پورے ملک کی آبادی تقریباً 70 لاکھ بنتی ہے، یعنی ملک کی بڑی آبادی دارالحکومت میں رہتی ہے۔ اگرچہ صوفیہ دارالحکومت ہے، لیکن یہ کوئی انتہائی شاندار شہر نہیں ہے۔ اس کا تاریخی حسن دلکش ضرور ہے، مگر دیگر یورپی دارالحکومتوں کے مقابلے میں یہ سادہ اور کم ترقی یافتہ محسوس ہوتا ہے۔ ایک اہم وارننگ: صوفیہ میں ٹیکسی لیتے وقت خاص احتیاط کریں۔ بہت سی غیر قانونی ٹیکسیاں خود کو سرکاری ظاہر کرتی ہیں، ان کے میٹر تیزی سے چلتے ہیں اور کرایہ غیر معمولی طور پر بڑھ جاتا ہے۔ اصل ٹیکسیاں اپنے نرخ واضح طور پر شیشوں پر درج کرتی ہیں۔ صوفیہ کے علاوہ بلغاریہ کے اہم شہروں میں کرجالی، وارنا، سلسترا اور پلیوین شامل ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے بلغاریہ کے شمال میں رومانیہ، مغرب میں سربیا اور شمالی مقدونیہ، جنوب میں یونان اور ترکی اور مشرق میں بحر اسود واقع ہے۔ استنبول سے صوفیہ صرف 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ گرمیوں کا موسم جون سے اکتوبر تک رہتا ہے، جبکہ سردیوں میں اسکی ریزورٹس دنیا بھر سے سیاحوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ بلغاریہ میں چھٹیاں گزارنا یورپ کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی سستا ہے۔ کیفے اور ریسٹورنٹس میں کام کرنے والے عموماً انگریزی بول لیتے ہیں، اور اگر آپ ترک ہیں تو یہاں کا کھانا آپ کو کافی مانوس لگے گا، جو عثمانی دور کی ایک زندہ یادگار ہے۔ آخر میں بلغاریہ کے بارے میں ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ ہم آئندہ ویڈیو میں اس ملک کے مزید دلچسپ پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔